अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी, जो कि एमडी कैट के लिहाज से बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सारे एमसीक्यूज़ इसके अंदर शेयर किए जाएँगे। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है? ये हमारे जिस्म का एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है, जिसका सबसे पहला काम ये है कि जो भी दाखिल हो रहा है हमारे जिस्म के अंदर फ़ॉरेन मटीरियल, उसको पहले पहचानना, रिकॉग्नाइज़ करना। रिकॉग्नाइज़ करने के बाद जैसे ही वो फ़ॉरेन मटीरियल हमारे बॉडी के अंदर दाखिल हुआ, जिसको पैथोजन कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है वो मोबिलाइज़ हो जाएँगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फिर वो मोबिलाइज़ सेल क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएँगे, जो चीज़ को बनाएँगे, वो रिमूव करने में मदद देंगे। पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटीरियल, वो जो अंदर दाखिल हुआ पैथोजन है, उसको रिमूव करने में मदद देंगे सेल प्रोडक्ट। इस पूरे अमल को नाम देते हैं, ये हमारे जिस्म का क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम है बेटा। अब यहाँ पे जितने भी जो पैथोजन दाखिल होते हैं, वो बड़ी स्पीड के साथ और बड़ी इफ़ेक्टिवनेस के साथ उसको रिमूव किया जाता है। अब कोई भी पैथोजन जब दाखिल होता है बॉडी के अंदर, वो 3 चीज़ों को फ़ेस करता है। सबसे पहले डिफेंस लाइन सिस्टम है फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। सबसे पहले उसके लिए रुकावट बनती है स्किन, सलाइवा, म्यूकस, सीबम और गैस्ट्रिक जूस। ये सारी की सारी आ जाती है फर्स्ट डिफेंस लाइन सिस्टम के अंदर। सेकंड डिफेंस लाइन सिस्टम में आ जाते हैं फेगोसाइड, जैसे मैक्रोफेजेस आ गया, न्यूट्रोफिल्स आ गया। फेगोसाइड सेल्स ये जो कि दूसरा सेकंड डिफेंस लाइन सिस्टम को बनाते हैं। पायरेक्सिया जो आपका फीवर है, ये भी आपका सेकंड लाइन डिफेंस के अंदर आता है। इन्फ्लेमेशन, इंटरफेरॉन जो कि वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ होते हैं, ये भी सेकंड डिफेंस लाइन सिस्टम बनाती है। नेचुरल किलर सेल, ये भी सेकंड डिफेंस लाइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। थर्ड लाइन डिफेंस सिस्टम जो कि सबसे मेन इम्यूनिटी का रोल अदा करता है, उसमें आ जाते हैं टी लिम्फोसाइट और एक है बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट खुद लड़ता है, किल करता है स्पेसिफिक सेल को, जबकि बी लिम्फोसाइट ये बनाता है एंटीबॉडीज़ को, और एंटीबॉडीज़ के ज़रिए जो कि जरासीम के खिलाफ लड़ने वाला बी लिम्फोसाइट है। अब हमारे जिस्म में जब भी कोई चीज़ दाखिल होती है, हम उसको एंटीजन का नाम देते हैं, जो प्रोटीन इन नेचर है। इस एंटीजन, इस जरासीम की वजह से हमारी बॉडी में क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनते हैं, तो ये एंटीबॉडी जनरेटिंग स्टिमुलेशन सब्सटेंस का नाम दिया जाता है। एंटीजन का दूसरा नाम है इम्यूनोजन है। और ये आपने याद रखना है, एंटीजन 2 तरह की है, या तो हमारी बॉडी में खुद ब खुद बन रही है, नेचुरल अकरिंग है, जो खुद ब खुद बॉडी में बनती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बनती, ये स्पेसिफिक इन नेचर है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होगी। और जो हमारी बॉडी खुद ब खुद बनाती है, ये लिविंग इन नेचर है। जो बाहर से आने वाली होती है, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ये स्पेसिफिक नहीं होती, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ये आपने याद रखना है, सारी की सारी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होती, सारी की सारी प्रोटीन नहीं होती, मगर सारी की सारी जो इम्यूनोजेन्स हैं, जो प्रोटीन इन नेचर है, सारी की सारी क्या होती हैं, एंटीजन होती है। अब आते हैं एंटीजन के अगेंस्ट बनने वाला, जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी को कहते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ये है एक प्रोटीन जो इम्यूनोग्लोब्युलिन है, जो क्या है, एंटीबॉडी है। ये प्रोटीन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर है, जो कि एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, और ये बनाने वाला कौन होता है, वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडी बनती है, इन वर्टिब्रेट के अंदर नहीं बनती। एंटीबॉडी हमेशा स्पेसिफिक इन नेचर रही है, मतलब ये जब भी आप इसको देखेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर आपको मौजूद नज़र आएगी, जिसका नाम क्या, एंटीबॉडी है। अब मैं आपको ज़रा-सा पॉइंट बताता हूँ। ये एंटीबॉडी बनाता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनाकर सारा का सारा जो भी बनाता है, उसको लिम्फ के अंदर छोड़ देता है, और बी लिम्फोसाइट जो बनाता है उसका नाम प्लाज़्मा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्लाज़्मा क्लोन सेल बनाता है। फिर वो प्लाज़्मा क्लोन सेल आगे जाके क्या बना देता है, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बना देता है। मतलब कि जो बी लिम्फोसाइट है, ये डायरेक्ट एंटीबॉडी नहीं बनाता है, ये पहले बनाता है प्लाज़्मा क्लोन सेल, एंड देन फिर वो बनाने के बाद प्लाज़्मा क्लोन सेल एंटीबॉडी बनाएगा, जो लिम्फ में जाएगी और कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर जाएगी। ठीक हो गया? अब आते हैं कौन-कौन सी एंटीबॉडी होती है। एक आईजीजी एंटीबॉडी है, जो बहुत छोटी होती है, ये आपको आँसुओं के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, दूध के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नज़र आती है। आईजीजी हमारे इन चीज़ों के अंदर ये नज़र आती है। आईजीएम याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी होती है, ये सलाइवा और स्वेट के अंदर नज़र आती है, मतलब आपके पसीने के अंदर और सलाइवा के अंदर ये मौजूद है। आईजीए आपके सलाइवा, थूक के अंदर, ब्लड, टीयर, मिल्क, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आईजीए होती है। आईजीडी आपके बी लिम्फोसाइट सेल की मेम्ब्रेन पे जो होती है, वो आईजीडी होती है। और जो आईजीई है, ये स्किन, टॉन्सिल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन जो एलर्जी के दौरान बनती है, आईजीई होती है। ये 5 एंटीबॉडी है, इनकी प्रेजेंस मैंने आपको बता दी है, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन सी मौजूद होती है। इन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, कोई फ़र्क नहीं होता, सबका स्ट्रक्चर ये है। मगर जो चेंज आएगा वो वी साइड पर आएगा। एंटीबॉडी
4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है, एक छोटी चेन, एक बड़ी चेन, एक बड़ी चेन, एक छोटी चेन। ये जो आपके सामने 4 चेन है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। 2 हैवी चेन होती हैं और 2 लाइट चेन होती है। हैवी चेन के दरमियान में 2 सल्फाइड बॉन्ड है, जबकि एक हैवी, एक लाइट के दरमियान 1 सल्फाइड बॉन्ड होता है, ये आपने याद रखना है। जो हैवी चेन और जो लाइट चेन है, इसके एक कॉर्नर पे अमाइनो ग्रुप होता है, वो वेरिएबल साइट होती है। वेरिएबल साइट वो होती है जहाँ पे वीवी लिखा है, यहाँ पे एंटीजन अटैच होता है। जो कांस्टेंट साइट होती है, जो कि हर एंटीबॉडी की सेम होती है, वो सीसी होती है। 4 ही कांस्टेंट साइट है और 4 ही आपके सामने वेरिएबल साइट है। पर वेरिएबल साइट वो है जहाँ पे एंटीजन अटैच होता है, जबकि कांस्टेंट साइट वो है जो कि हर एंटीबॉडी में सेम होती है। इसमें कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आता। 4 साइड पर COOH होता है कांस्टेंट साइड वाली साइड पर, और 4 साइड पे जहाँ पे वेरिएबल साइड है, जो हर एंटीबॉडी की डिफरेंट होती है, वहाँ पे अमाइनो ग्रुप होता है। तो एक एंटीबॉडी में कितने सल्फाइड बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, 4 सल्फाइड बॉन्ड है। 2 मौजूद है हैवी चेन के दरमियान, इन बिटवीन हैवी चेन, और एक होता है हैवी चेन और लाइट चेन के दरमियान होता है, ठीक है। टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। 2 हैवी चेन वाली होती हैं और 2 कौन सी होती है? लाइट चेन वाली होती है पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि आपको नजर आती है एंटीबॉडी के अंदर। इसके 2 रीजन हैं। 2 रीजन कौन कौन से? 2 कांस्टेंट वाले रीजन होते हैं जहाँ पे COOH होता है, और 2 वेरिएबल रीजन होते हैं जहाँ पे NH2 मौजूद होता है। जो कांस्टेंट रीजन होता है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ये बेसिकली हर एक एंटीबॉडी में वेरियस इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज बट रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, हर जगह पे सेम होता है इन सेम ग्रुप। ये इसका काम क्या है? ये COOH ये वाली साइड का काम है, जो एंटीजन अटैच है उसको मारना, डिस्ट्रक्शन करना। जबकि वेरिएबल ये डिफरेंट होती है इन सेम एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंटीबॉडीज, ये डिफरेंट होती है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये एंटीजन को पहचानती है और फिर उसको अटैच करती है। जहाँ पे अटैचमेंट होती है, जहाँ पे एंटीजन अटैच होता है, उस जगह को कहते हैं दे आर कॉल्ड वेरिएबल साइट है। चलिए मैं एक एमसीक्यू पूछता हूँ, हाउ मेनी एंटीजन आर अटैच विद द एंटीबॉडी, वन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो कितने एंटीबॉडी के साथ अटैच हो सकते हैं एंटीजन? तो आपको पता है ये आपके सामने वेरिएबल वाली, जो कि दो दो जगह जहाँ पे वो अटैच हो सकते हैं, 2 एंटीजन एक एंटीबॉडी के साथ क्या हो सकते हैं? अटैच हो सकते हैं। अब आते हैं इम्यूनिटी की तरफ, जो कि बड़ा मेन पॉइंट की तरफ मैंने लेकर आना आपको। तो टी लिम्फोसाइट, याद रखना है इसको, टी लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि थाइमस ग्लैंड के साथ इसका ताल्लुक है। थाइमस ग्लैंड का टी पहले से इसको टी लिम्फोसाइट का नाम दिया जाता है। ये सारे बोन मैरो के अंदर सबसे पहले ये बनते हैं और ये मैच्योर होते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर। मदर के बोन मैरो में इनकी फॉर्मेशन होती है और थाइमस ग्लैंड में ये मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं। थाइमस ग्लैंड आपके दिल के सामने मौजूद होता है। बी लिम्फोसाइट, इसका ताल्लुक है बुर्सा ऑफ फैब्रिकस। बुर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या है? एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। लिम्फोइड स्ट्रक्चर जो हमें नजर आया था कुलेका ऑफ यंग बर्ड, जो परिंदों की आखिरी ओपनिंग होती है जहाँ से वो पखाना करते हैं, पखाने वाली साइड कुलेका, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है लिम्फोइड स्ट्रक्चर जहाँ पे बुर्सा ऑफ फैब्रिकस कहा जाता है। इसके अंदर से सबसे पहले हमें नजर आए थे बी लिम्फोसाइट, तो बुर्सा का बी की वजह से हमने इसको बी लिम्फोसाइट का नाम दे दिया। ये दोनों मच्योर और बनते भी कहाँ पे हैं? बोन मैरो के अंदर। ये बनते कहाँ पे थे? बोन मैरो के अंदर, और मैच्योर कहाँ पे होते थे? थाइमस ग्लैंड के अंदर। ये बनता भी बोन मैरो में और मैच्योर भी कहाँ पे होते हैं? बोन मैरो के अंदर मैच्योर होते हैं। अब आते हैं दो जो इम्यूनिटी है, जो हमें एक कुदरती मिली है और एक जो हम खुद बनाते हैं, 2 तरह की इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी एक होती है इन्नेट और एक होती है एक्टिव और पैसिव वाली, ठीक है? इन्नेट और एक्वायर्ड 2 हैं, ठीक है? इन्नेट और एक्वायर्ड। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जो इम्यूनिटी है, ये आपने याद रखना है। जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, वो थर्ड डिफेंस लाइन वाली है। जो नॉन स्पेसिफिक होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो पहली 2 हैं। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस, इसको नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। और जो बहुत मेन रोल अदा करती है, जो बॉडी मखसूस इम्यूनिटी का रोल अदा करती है, वो थर्ड लाइन डिफेंस है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो हम हासिल करते हैं, जो कि थर्ड डिफेंस लाइन सिस्टम वाली है, और जो हमें विरासत से मिली है, कुदरती मिली है, जो आप कह लें बाय नेचर हमारे पास मौजूद है, वो पहली और सेकंड वाली है। एक्वायर्ड वाले को थर्ड डिफेंस लाइन सिस्टम में लेके जाते हैं, और जबकि इननेट वाले को फर्स्ट और सेकंड सेकंड लाइन डिफेंस में लेके जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 डिफेंस लाइन सिस्टम है, और कौन कौन सी है, ये आपने याद रखना है। मैं अब आपको बड़ा ही मेन पॉइंट बताने लगा हूँ, जो कि बहुत ही मेन क्वेश्चन की तरह बताऊंगा। हमारे पास लिम्फोसाइट 2 हैं। एक लिम्फोसाइट है जिसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और एक का नाम है टी लिम्फोसाइट, ठीक है? बी लिम्फोसाइट का जो आप कहते हैं जो इसका रोल होता है, इसको कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स देना।
जो ह्यूमरल रिस्पॉन्स होता है ये बेसिकली बी लिम्फोसाइट का सेल का रिस्पॉन्स होता है। टी लिम्फोसाइट के सेल के रिस्पॉन्स को कहते हैं सेल मीडिएट रिस्पॉन्स देना, सेल मीडिएट रिस्पॉन्स को देना। अब देखो, जो बी लिम्फोसाइट है सबसे पहले प्लाज्मा क्लोन सेल को बनाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। फिर वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी को बनाता है अगेंस्ट एंटीजन। और इसी तरह बी लिम्फोसाइट के जो दूसरे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी बनने के बाद याद रखते हैं किस जरासीम के खिलाफ, किस एंटीजन के खिलाफ बनाई थी, वो मेमोरी बी सेल होते हैं, जो जिसको फ्यूचर इम्यूनिटी का नाम दिया जाता है। चलो मैं आपको और ज़रा-सा समझा देता हूँ। सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट है ये एंटीजन को पहचानेगा, फिर वो प्लाज्मा क्लोन सेल को बनाएगा, फिर प्लाज्मा क्लोन सेल से एंटीबॉडीज़ लाइब्रेट होंगी, निकलेंगी, वो अटैच करेंगी बैक्टीरिया के सरफेस के साथ, फिर फेगोसाइटोसिस करेगा और फिर एंटीटॉक्सिन बना के मार देगा किसको? उस एंटीजन को। ये है बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स का नाम दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम टी लिम्फोसाइट के पास। टी लिम्फोसाइट सेल का काम होता है सेल मीडिएट रिस्पॉन्स है। सेल मीडिएट रिस्पॉन्स में याद रखिएगा ये खुद काम करता है। एक टी लिम्फोसाइट होता है हेल्पर्स, एक साइटोटॉक्सिक, एक सुप्रेसर है। टी सेल जो हेल्पर है इसके पास CD4 सरफेस प्रोटीन होती है। इसका सबसे पहला काम है एंटीजन को पहचानना, जो जरासीम आया उसको पहचान के बताना। फिर साइटोटॉक्सिक जो टी लिम्फोसाइट है ये किलर है, डायरेक्ट किल करता है, डायरेक्ट मार देता है किसको? एंटीजन को, जरासीम को। और फिर मारने के बाद इम्यून सिस्टम को दोबारा शट डाउन कर देना, दोबारा रोक देना कि सब वो मर गया है, अब दोबारा जो कि अपने आप को मतलब कि रिलैक्स कर लो, शट डाउन कर देगा, वो सुप्रेसर होगा। तो ये सबसे पहले एंटीजन को खुद पहचानता है, फिर उसके खिलाफ खुद लड़ता है और खुद लड़ने के बाद क्या करता है, साइटोटॉक्सिक सेल उसको मार देता है। तो ये है हमारे पास जिसको कहते हैं सेल मीडिएट रिस्पॉन्स है। तो ये 2 तरह के रिस्पॉन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, टी लिम्फोसाइट के और बी लिम्फोसाइट के। अब इम्यूनिटी की अगर बात करता हूँ तो एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब आपके जिस्म में कोई एंटीजन गया तो आपके बॉडी में इम्यूनिटी जागी, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। जब आपकी बॉडी में एंटीजन जाता है तो एंटीबॉडीज़ बनता है जो कि बहुत स्लो तरीके से बनता है। और एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है काफ़ी देर तक रहता है। और ये 2 तरह का है, एक है नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी, एक है आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जब आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हुई, आपने पूरा कोर्स किया और आप बीमारी से खिलाफ लड़ गए, आप ठीक रहे, मतलब सर्वाइव कर गए। तो अगर इन्फेक्शन के बाद आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बन जाती है, जिसको ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का नाम दिया जाता है, ये नेचुरल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है। मतलब एक दफ़ा बीमारी होगी, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, अब दोबारा वो बीमारी नहीं होगी, तो ये इस कैटेगरी में आती है। आर्टिफिशियल इंड्यूस में क्या है कि आप बॉडी के अंदर वैक्सीनेशन लेके जा रहे हैं, मतलब कि पोलियो की वैक्सीनेशन होगी, मीज़ल्स की होगी, हेपेटाइटिस की होगी, टीबी की होगी। वो क्या चीज़ है? वो मरे हुए एंटीजन है। तो एंटीजन मरे हुए बॉडी में लेके जाना मतलब वैक्सीनेशन को करवाना और फिर अपनी बॉडी से एंटीबॉडीज़ को बनवाना, ये है आर्टिफिशियल इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है। देखिए इन दोनों में ना हमारा जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, वो एंटीबॉडीज़ को बना रहा है। यहाँ पे बीमारी के खिलाफ, जब बीमारी हो जाती है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ को बनाना, और यहाँ पे हम खुद जरासीमों को लेकर खुद एंटीबॉडीज़ को बनवा रहे हैं बॉडी से, तो ये आर्टिफिशियल होगा एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में ये है कि आपने डायरेक्ट बॉडी में लेके जाने होते हैं एंटीबॉडीज़, ये आपने याद रखना है। मतलब कि आपने बॉडी में खुद लेके जाना होता है, जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडीज़ को लेके जाना। जब आप एंटीबॉडीज़ को लेके जाएँगे तो बॉडी का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे कि बॉडी खुद बनाएगी, ना, ना, ना। कोई ऐसी डिज़ीज़ हुई, कोई ऐसा इन्फेक्शन से बचने के लिए या ऐसे ज़हर को ख़त्म करने के लिए आप खुद डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को बॉडी में दाखिल करें, इसको पैसिव इम्यूनिटी का नाम देते हैं। जैसे एंटीबॉडी जिस्म में जाएगी इंजेक्शन के थ्रू तो बड़ा फ़ास्ट रिस्पॉन्स होगा और ये ज़्यादा देर तक नहीं रिस्पॉन्स रहता है, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है, ये ज़्यादा देर तक आपको नज़र नहीं आता, ये शॉर्ट लास्टिंग होता है। अब इसके बाद ये 2 तरह का है, एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, एक आर्टिफिशियल। मिसाल के तौर पर बच्चा जो माँ की पेट के अंदर मौजूद है, माँ का प्लेसेंटा से माँ की एंटीबॉडीज़ बच्चे में जाती रहती है। बच्चा जब पैदा हो जाता है, तो वो माँ का जब दूध पीता है, तो पहले दूध को कहते हैं क्लोस्ट्रम। उसके अंदर भी ढेर सारी एंटीबॉडीज़ माँ की मौजूद होती है। तो माँ से बच्चे के अंदर डायरेक्ट चले जाना एंटीबॉडीज़ का, मैं एंटीजन का तो नाम ही नहीं ले रहा। एंटीबॉडीज़ का चला जाना ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। आर्टिफिशियल
पैसिव इम्यूनिटी क्या है? आपको साँप ने काट लिया, तो जब साँप ने काट लिया तो वो जो ज़हर है उसको ख़त्म करने के लिए आप अपनी बॉडी से नहीं कहेंगे कि भई एंटीबॉडीज़ को बनाओ। आप डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज़ को दाखिल करवाएँगे और वो इस ज़हर को ख़त्म करेगा। तो ये जो एंटीवेनॉम होता है ये आर्टिफ़िशियल पैसिव इम्यूनिटी है। जब टेटनस का टीका लगता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, आप डायरेक्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ लेके जा रहे हो तो एंटी टेटनस क्या है, आर्टिफ़िशियल पैसिव है। एंटी सीरम की फॉर्म में लेके जाते हैं, एंटी सीरम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ज़हर और जो कुछ ऐसी डिज़ीज़ जिसके खिलाफ हमें फ़ौरन एंटीबॉडीज़ को दाखिल करना पड़ता है बॉडी के अंदर, तो वो आर्टिफ़िशियल है। जबकि माँ से बच्चे के अंदर जाना एंटीबॉडीज़ का ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। देखिए जो आपका ब्लड है ना, उसके अंदर से ब्लड सेल्स को निकाल दो, जितने भी ब्लड सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तो बच जाता है प्लाज़्मा। प्लाज़्मा के अंदर से क्लोटिंग प्रोटीन को निकाल दो, जो खून को जमाने वाले प्रोटीन है, तो बच जाता है सीरम। उस क्लोटिंग प्रोटीन के बगैर जो प्लाज़्मा सीरम है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ को दाखिल कर दो, तो बन जाता है एंटी सीरम। तो ये एंटी सीरम वही है, जो मैं आपको बता चुका पैसिव इम्यूनिटी में इसका रोल आता है। जज़ाकल्लाह खैर।